अरे नीता, कहाँ मर गई? कोई काम कहो तो। उसी में घंटों बिता देती है महारानी। बाथरूम में कपड़ों का ढेर देखकर लाजवंती अपनी ननद की बेटी पर चिल्लाई। बस अभी आई मामी छत पर। नीता अपनी बात पूरी कर पाती कि लाजवंती की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। मामी की बच्ची, कपड़े क्या तेरा बाप धोएगा? समझी? तू तो नैन मटक्का करने गई थी। हमारी नाक कटवा कर ही तू रहेगी। बस आज कल में ही तुझे यहाँ से न भगाया तो मेरा नाम लाजवंती नहीं। पैर पटकती वो कमरे से चली गई। नीता जब पैदा हुई थी तब उसकी माँ को एक पंडित ने कहा था कि आपकी बेटी सौभाग्यवती है। बात सही भी निकली। सप्ताह भर के भीतर ही उसके पिता की एक जमीन पर, जिस पर 8 सालों से मुकदमा चल रहा है, फैसला उनके हक में हो गया था। समय के साथ नीता बड़ी होती गई और एक एक करके सभी कक्षाओं की परीक्षा को पास करती हुई वो 10वीं कक्षा में पहुंच गई। उसने पिता से कहा कि 10वीं के बाद मैं साइंस लूंगी और डॉक्टर बनकर सबका इलाज करूंगी। तब उसके पिता ने उसके सिर पर प्यार से अपना हाथ फेरते हुए कहा था, जरूर बेटी, इधर तू डॉक्टर बनी और उधर तुझे क्लिनिक तैयार मिलेगा। 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ वह मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करने लगी। उसकी आंखों में 1000 सपने पल रहे थे। एक दिन स्कूल से आई तो देखा कि उसके पिता को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। वह घबरा गई। पड़ोस की चाची से पता चला कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया है। उसने रोती हुई अपनी माँ को दिलासा दिया और अपने पिता के ठीक होने की ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। शायद उसकी प्रार्थना में कुछ कमी रह गई थी, तभी तो उसकी आवाज़ भगवान के पास नहीं पहुंच पाई। उसके पिता ने अगले दिन का सूरज देखने से पहले ही दम तोड़ दिया। वह एकदम से टूट गई। पिता के जाने के दुख के आंसू अभी थमे भी न थे कि नीता की माँ भी उसे भरी दुनिया में अकेली छोड़कर चली गई। आस पड़ोस और रिश्तेदार उसे मनहूस, अभागी, कुलच्छनी शब्दों के ताने मार मार कर उसका कलेजा छलनी करने लगे। तब उसके महेश मामा उसे अपने संग ले आए। माँ के साथ मामी की पहले से ही नहीं बनती थी। नीता को देखकर तो उनकी त्योरियां चढ़ गईं। महेश ने सोचा कि नीता की मासूमियत देखकर कुछ दिनों में पत्नी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी पत्नी ने नीता पर घर के काम के साथ साथ अपनी 2 बेटियों की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर डाल दी थी, जिसे उसने हंसकर स्वीकार कर लिया था। उसने 12वीं की परीक्षा पास की तो मामा ने कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया। वह रोज तड़के 4 बजे उठती, घर का काम निपटाती और रसोई तैयार करके कॉलेज चली जाती थी। इतवार का दिन था तो उसने बालों में शैम्पू किए थे। उसे ही सुखाने वह थोड़ी देर के लिए छत पर गई थी कि मामी ने हंगामा खड़ा कर दिया। शाम को महेश घर आए तो लाजवंती ने नीता की शादी की बात छेड़ दी। वो बोले अगले साल उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने दो, लेकिन उसने एक ना सुनी। रोज एक ना एक रिश्ता बताकर, लड़के की फोटो दिखाकर लाजवंती पति को नीता के विवाह के लिए बाध्य करने लगी। घर में कलह होने लगा। हार कर महेश ने पत्नी की बात मान ली और नीता भी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर विवाह के लिए राजी हो गई। पत्नी के बताए रिश्तों में से महेश ने विनोद नाम के एक लड़के को पसंद कर लिया। 2 भाई और एक विवाहित बहन का छोटा परिवार था। विनोद अपने बड़े भाई के साथ पिता के व्यवसाय में संलग्न था। आकर्षक व्यक्तित्व का विनोद जयमाला के लिए मंच की ओर जाने लगा तो उसकी चाल देखकर महेश चकित रह गया। वह दाहिने पैर से थोड़ा लंगड़ाकर चल रहा था। अपनी भांजी के साथ महेश इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते थे। उन्होंने बारात को वापस भेजने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि नीता सामने आ गई। बोली, मामा, मेरे सिर पर माता पिता की मृत्यु का दोष तो है ही। बारात लौट गई तो मेरी छोटी बहनों के लिए भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं मामी को और दुख देना नहीं चाहती। विवाह हो जाने दीजिए, शायद यही मेरा भाग्य हो। कहकर वो विवाह वेदी पर बैठ गई। ससुराल में नीता की सास स्नेहलता जी ने खुले दिल से उसका स्वागत किया, लेकिन जेठानी ने उसे लंगड़े की पत्नी का संबोधन दे दिया। 1-2 दिन में ही उसने समझ लिया कि जेठानी ने सास को किनारे करके कमान अपने हाथों में ले लिया है। उसे पिता की कही बात याद आ गई। बेटी, परिस्थिति अपने अनुकूल ना हो तो बैठकर उस पर आंसू बहाना मूर्खता है। उस स्थिति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। फिर तो नीता ने भी कमर कस ली। सबसे पहले उसने विनोद से कहा कि आपका पैर ठीक होने के बाद ही हम अपना वैवाहिक जीवन शुरू करेंगे।
उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर विनोद के पैर का इलाज शुरू कर दिया। उसे समय पर दवा देने और दाहिने पैर की थेरेपी करवाने में वह तनिक भी लापरवाही नहीं करती थी। फिर सास से बोली कि ससुर जी नहीं रहे तो अब आप भी इस घर की मुखिया हैं। जेठानी से भी उसने कहा कि माँ जी के आदेशों का पालन करूंगी। अच्छा होगा कि आप भी करें। घर के हालात बदलने लगे। काम करने वाले अब जेठानी की जगह स्नेहलता जी की आज्ञा का पालन करने लगे। बदली हुई स्थिति को स्वीकार करना उसकी जेठानी के लिए आसान न था, लेकिन एक दिन अंततः उसको भी अपने हथियार डालने ही पड़े। अब वह अपने देवर को लंगड़ा नहीं बल्कि विनोद भैया कहने लगी थी। बदलते हालात देखकर उसके जेठ बहुत प्रसन्न थे। किसी ने ठीक ही कहा है, दिल से कोई काम करो तो सफलता अवश्य मिलती है। नीता की मेहनत भी रंग ला रही थी। विनोद के पैरों में सुधार होने लगा था। विनोद अक्सर नीता से कहता कि तुम मेरे जीवन का सूरज हो। सुनकर वह बस मुस्कुरा देती थी। एक दिन अचानक विनोद की छोटी बहन नित्या अपने मायके आई तो सभी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दरअसल विनोद के विवाह में जब नित्या आई थी तब उसकी बड़ी भाभी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर उसे बहुत तकलीफ हुई थी। तब वह अपनी छोटी भाभी से मिले बिना ही वापस चली गई थी और फिर मायके नहीं आई। नीता को जब सारी बातें मालूम हुई तो उसने नित्या से फ़ोन पर बात की और उसे समझाया कि परिवार में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, इसके लिए अपनों से रूठना तो सही नहीं है। माँ जी आपको याद करती हैं और दोनों भाई भी। कहिए तो मैं आपको लेने आऊँ? नहीं भाभी, मैं खुद आ जाऊंगी, कहते हुए नित्या का गला भराया। महीनों बाद अपनी माँ भाई से मिलकर नित्या का चेहरा खुशी से खिल उठा था। नीता के मिलनसार व्यवहार के कारण अब उसकी जेठानी का हृदय परिवर्तन हो गया था। जेठानी ने नित्या से मिलकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। बीच बीच में महेश अपनी भांजी से मिलने आते और उसे आशीर्वाद देकर चले जाते थे। इसी तरह से 1 साल 5 महीने गुजर गए। एक दिन नीता विनोद को लेकर डॉक्टर के पास गई और वापस आने पर घर वालों ने विनोद को अपने पैरों पर सीधा खड़ा देखा तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। उसकी माँ तो खुशी से रो पड़ी थी। उन्होंने बेटे को प्यार किया और जब नीता उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने अपनी बहू को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया। फिर उसका मस्तक चूमते हुए बोली, मेरी बहू सौभाग्यवती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।